हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए सीटीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कह रहा है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके किस में सीखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा कहता है परिपक्वता, ऑप्शन बी कहता है निष्क्रिय सामाजिकरण, ऑप्शन सी कहता है प्राथमिक सामाजिकरण और ऑप्शन डी कहता है द्वितीयक सामाजिकरण। तो स्कूल में सीखता है या मीडिया से सीखता है, कापी किताबों से सीखता है, तो ये हमारी द्वितीयक सामाजिकरण होता है। क्या होता है, द्वितीयक सामाजिकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। और जो हमारा प्राइमरी सामाजिकरण होता, प्राथमिक सामाजिकरण होता है, तो प्राथमिक सामाजिकरण में क्या होता है, परिवार या होता है। वहाँ से जब बच्चा सीखता है तो वो हमारा प्राथमिक सामाजिकरण होता है, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन। क्या होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि हमारा प्राथमिक सामाजिकरण। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि स्कूल से सीखता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक सामाजिकरण यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिक अवस्था की पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं। जो कोहल वर्ग की दूसरा स्तर है पारंपरिक, उसमें जो तीसरी अवस्था है उसे क्या कहते हैं। तो कोहल वर्ग ने कितने स्तर बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर, 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई हैं। तो 3 जो वही हमारा जो दूसरा जो हमारा स्तर है पारंपरिक नैतिकता, उसकी जो तीसरी अवस्था है वो कौन सी है। तो वो कौन सी है, पहली जो है हमारी क्या है, आज्ञा पालन और दंड विन्यास। तो आज्ञा पालन जो दंड विन्यास है ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। और अच्छा लड़का अच्छी लड़की हमारी कौन सी है, तीसरी अवस्था। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन कहता है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास। तो ये हमारी कौन सी अवस्था है, 4th अवस्था। कौन सी है, 4th अवस्था। और जो है सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत विन्यास, ये हमारी है 5th अवस्था। तो उसमें पूछ रहा था जो हमारी तीसरी अवस्था है वो कौन सी है। तो तीसरी अवस्था है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विकास है, विकास क्या है। ऑप्शन ए कहता है एक आयामी। तो ऑप्शन ए कहता है एक आयामी, तो विकास एक आयामी नहीं होता, बहुआयामी होता है। ऑप्शन बी कहता है एक दिवसीय, तो एक दिवसीय भी नहीं होता, बहुदिवसीय होता है। ऑप्शन सी कहता है विकास में बदलाव कर सकता है। तो हाँ, ये करेक्ट हो जाएगा, विकास में बदलाव किया सकता है। ऑप्शन डी कहता है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण एवं स्व से पूर्ण निर्धारित होता है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊपर के हमारे दोनों गलत है और हमारा नीचे का भी गलत है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण नए स्कीमा की संरचना क्या कहलाती है। क्या कह रहा है, जीन पियाजे के वर्तमान स्कीमा द्वारा असमर्थता के कारण नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। यानी कि जो बच्चे में पहले तो ये देखेंगे स्कीमा क्या होता है। स्कीमा वो होता है प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चे में पहले से ज्ञान है वही स्कीमा होता है। तो वो कह रहा है कि स्कीमा की असमर्थता है, यानी कि वो पुराना स्कीमा जो है उसके दिमाग में वो उससे असमर्थ है, तो उसी में नए स्कीमा की संरचना क्या कहलाती है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब परिवर्तन हो जाए, जहाँ पे परिवर्तन की बात हो तो वो क्या कहलाएगा, समायोजन। जहाँ पे पुराने स्कीमा में चेंज करके नया स्कीमा मतलब परिवर्तन किया जाए, वहाँ पे क्या होगा, समायोजन यानी कि एकोमोडेशन की बात होगी। अगर यहीं पे होता कि पुराने स्कीमा में चेंज करके नया स्कीमा जोड़ देना, तो क्या होता हमारा आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन।
तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो कह रहा है कि जो वर्तमान स्कीमा है उसमें असमर्थ है और उसको नए स्कीमा के रचना करनी है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? यानी कि परिवर्तन हो रहा है, तो समायोजन। और अगर इसी में परिवर्तन करके ऐड करना होता तो क्या होता? आत्मसातीकरण, यानी कि एसिमिलेशन। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यह कहाँ क्या पूछ रहा है? निगेटिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निगेटिव। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है? बहुआयामी परिवेश का प्रोत्साहन। तो जहाँ बच्चा संरचनावादी कक्षा कहाँ होती है? जहाँ बच्चा एक्टिव हो। संरचनावादी कौन से हैं? लेव वाइगोत्स्की, पियाजे। क्या है? लेव वाइगोत्स्की और जो पियाजे हैं, ये हमारे क्या है? संरचनावादी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो और इसमें बच्चा क्या होता है? ज्ञान का सक्रिय रूप से सृजन करे। ज्ञान का जहाँ सक्रिय रूप से सृजन करे वो क्या होती है? संरचनावादी कक्षा। लेकिन इसमें निगेटिव पूछ रहा है, तो बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रत्युत्सहन पहला ऑप्शन कहता है। तो हाँ, सही बात है, बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रत्युत्सहन, यानी कि बालक को बहुत से आयामों के द्वारा बालक को सिखाया जाए। ऑप्शन बी क्या कहता है? सामूहिक सहयोगात्मक, यानी कि पीयर कोलैबोरेशन के द्वारा बच्चा सीख सकता है, सहयोग में रहकर। मतलब ऑप्शन सी कहता है वेधन और दोहराव, यानी कि ड्रिल एंड रिकल। क्या कहता है? ड्रिल एंड रिकल की कोई बात नहीं की गई, बच्चे को रटकर नहीं सिखाना चाहिए। और ऑप्शन डी कहता है प्रयोगात्मक, यानी कि बच्चे को प्रयोग के द्वारा भी बच्चा सीख सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था, बी भी करेक्ट था और हमारा डी भी करेक्ट है, लेकिन वो रचनावादी कक्षा के अकॉर्डिंग करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वेधन एवं दोहराव, यानी कि ड्रिल एंड रिकॉल, यानी कि बच्चे को रटकर बार बार दोहरा कर नहीं सिखाना चाहिए। रटने की कोई बात नहीं की गई। निगेटिव पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है। लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़ियों से जोड़ा जाता है। लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है। बताते हैं कि लड़कियां जो हैं उनको गुलाबी कपड़े पसंद है, गुलाबी कलर पसंद है और वो सिर्फ गुड़ियां खेल सकती हैं। तो क्या लड़कियों को गुलाबी कलर नहीं पसंद हो सकता? और कहा गया है कि लड़कों को नीला कलर पसंद है, वो कार अच्छी चलाते हैं, कार में अच्छे हैं, लड़कियां अच्छी कार नहीं चलाती। तो यहाँ क्या हो रहा है? जेंडर रूढ़वादिता, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है। तो पहला ये क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन कहता है जेंडर निरंतरता, ऑप्शन बी कहता है जेंडर सशक्तिकरण, ऑप्शन सी कहता है जेंडर विविधता और ऑप्शन डी कहता है जेंडर रूढ़वादिता। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है, जेंडर रूढ़वादिता की बात हो रही है, क्योंकि लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद है, लड़कों को नीला। तो क्या लड़कों को गुलाबी रंग पसंद नहीं हो सकता? क्या लड़के कार चला सकते हैं? क्या लड़कियां कार नहीं चला सकती? तो ये क्या है? जेंडर रूढ़वादिता। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे क्या हो रहा है? समावेशी कक्षा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। समावेशी कक्षा यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्राप्त कराई जाए। यानी कि बच्चा कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई कमजोर बालक होता है और किसी को शारीरिक दिक्कत होती है, मतलब कि वो किसी पैर से या व्हील चेयर पे कैसे भी सकता है। तो किसी बालक को अलग अलग करके नहीं सिखाना चाहिए, एक ही कक्षा में सभी बालक को एक समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यही हमारी क्या होती है? समावेशी शिक्षा। तो पॉइंट पहला कहता है पाठ्यचर्या में अनुकूलन करके। तो हाँ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यचर्या में यानी कि जो पाठ्यचर्या यानी कि पाठ्यक्रम में जब तक बच्चा क्या है स्कूल के अंदर है, उसके खेलने से, पढ़ने से और एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर उसकी हो रही हैं, तो उसमें अनुकूलन करना चाहिए। और जो पॉइंट बी कहता है विविध दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए, यानी कि डाइवर्सिटी को शामिल करना चाहिए, विविधता को, यानी कि मतलब कई तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए और बच्चा अलग अलग तरीके से सीख सके, समझ सके। तो ये भी हमारा करेक्ट है और पहला भी हमारा करेक्ट है। और पॉइंट थर्ड क्या कहता है? अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करके। हाँ, तो ये होता है कि शिक्षक जो है अपने अंदर मतलब अपने
अपने अंतर्गत पूर्वाग्रह वाले की वो जांच कर ले कि हम बच्चे को कितना अच्छा सिखा पा रहे हैं, कि कैसा सीख रहा है, बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, तो ये भी ज़रूरी है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो कहता है विविधता को एक बाधा के रूप में देखकर। तो विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, विविधता को एक आवश्यकता के रूप में देखना चाहिए। कक्षा में अलग अलग तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए। तो विविधता बाधा नहीं है, विविधता क्या है, हमारी आवश्यकता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट भी सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है और थर्ड पॉइंट भी सही है। तो बी ऑप्शन में हमारे ये तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या कह रहा है? अधिगम के आकलन के लिए का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे को फीडबैक प्रदान करना और उसके अधिगम में सुधार लाना होता है। जो कक्षा के दौरान जो मूल्यांकन हो रहा है वो क्या हो रहा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, यानी कि अधिगम के लिए आकलन, यानी कि कक्षा में वो पढ़ा रहा है, फिर उसका फीडबैक कर रहा है, फिर जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनमें सुधार भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए कहता है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिनमें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि धीमे सीखने वाले विद्यार्थियों की बात नहीं हो रही है। बी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन और ग्रेड करना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिनका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने बताया था अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, कक्षा के दौरान होने वाला आकलन। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या कहता है विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या पैमाने से तय करना। तो मानक और पैमाने से तय नहीं करना, ना तुलना करना, तो डी भी हमारा इनकरेक्ट है। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशेष विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है कल्पना को तय से अलग करने की श्रेष्ठता, तो ये तो प्रतिभाशाली बालक में होती है। ऑप्शन बी कहता है उन्नत सामाजिक भावनात्मक परिपक्वता, तो ये भी नहीं होगा, पहला भी हमारा इनकरेक्ट है। स्वलीनता वाले विद्यार्थी वह होते हैं जिनमें बार बार दोहराने की आवृत्ति, मतलब बार बार दोहराव हो और आवर्ती व्यवहार हो। क्या हो? आवर्ती व्यवहार, यानी कि वो किसी कार्य को बार बार करते हैं, अपने व्यवहार, वो किसी एक कार्य को कई बार करने की जिनमें आदत होती है, वो क्या होते हैं? स्वलीनता वाले विद्यार्थी, यानी कि ऑटिज्म। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं संवाद कौशल का उच्च स्तर, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सब प्रतिभाशाली बालकों में होता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, यानी कि कह रहा है ऑप्शन ए कहता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सामान्य से बच्चे सामान्य से विशिष्ट की ओर सीखते हैं, यानी कि पहले थोड़ा सामान्य सीखते हैं, फिर विशिष्ट यानी कि बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं। पहले सामान्य स्तर से वो सीखना शुरू करते हैं और विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? अमूर्त से मूर्ति की ओर, तो ये हमारा उल्टा दिया हुआ है, मूर्ति से अमूर्त की ओर होता है। ऑप्शन सी क्या कहता है? जटिल से सरल, तो सरल से जटिल की ओर होता है। और ऑप्शन डी कहता है तर्क संगत से अनुभव जन्म की ओर बढ़ती है। तो तर्क संगत से अनुभव जन्म की ओर नहीं बढ़ती, पहले अनुभव दो फिर उसका तर्क बताओ। क्या कहता है? पहले अनुभव दो फिर उसका तर्क बताओ। तो ए आंसर हमारा सही दिया हुआ है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर यही सब उल्टा दिए होते, मूर्ति से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनुभवजन्य से तर्क संगत की ओर, तब ये हमारे सही होते। आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल का उदाहरण है? क्या कह रहा है? स्थूल कौशल का कौन सा उदाहरण है? तो स्थूल कौशल कौन से होते हैं? ग्रास मोटर स्किल। क्या होते हैं? ग्रास मोटर जो स्किल होते हैं वो हमारे मोटर स्किल होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? स्थूलगामक कौशल। और जो हमारे फाइन मोटर स्किल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सूक्ष्म गति कौशल। और जो ग्रास मोटर स्किल होते हैं वो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। और जो सूक्ष्म गति कौशल होते हैं, फाइन मोटर स्किल होते हैं, वो क्या कहते हैं? छोटी मांसपेशियों
मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। तो ग्रास मोटर स्किल में क्या होता है, जैसे उसमें बच्चा कूदता है, उछलता है, तैरता है, जंपिंग करता है, ड्राइविंग करता है, जिसमें लेग्स और आर्म जैसी बड़ी भुजाओं की मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा हो, वो क्या होते हैं, हमारे ग्रास मोटर स्किल होते हैं। और जिसमें आँख का प्रयोग आप कर रहे हो और उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या होती है, फाइन मोटर स्किल, यानी कि छोटी मांसपेशियों का भी प्रयोग होता है। तो पहला क्या कह रहा है, चित्र बनाना। तो चित्र बनाने में क्या होगा, उंगलियों का प्रयोग होगा और आँखों का प्रयोग होगा। तो ये कौन सी हो गई, फाइन मोटर स्किल। ऑप्शन बी कहता है सुई पकड़ना। तो सुई पकड़ना यानी कि उंगलियों का प्रयोग हो रहा है, तो क्या होगा, फाइन मोटर स्किल। और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है तेज चलना, यानी कि लेग्स का प्रयोग हो रहा है उसकी, तो वो क्या होगा हमारा ग्रास मोटर स्किल, जहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, स्थूल कौशल का प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, धागे में मोती पिरोना। तो ये भी हमारा क्या होगा, हाँ, उंगलियों का प्रयोग और आँखों का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फाइन मोटर स्किल। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ग्रास मोटर स्किल में क्या होता है, कूदना, उछलना, दौड़ना और जंपिंग करना, ड्राइविंग करना, ये सब क्या होता है, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, वही क्या होती है, ग्रास मोटर स्किल। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विकास यानी कि डेवलपमेंट का अधोमुखी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर की तरफ बढ़ता है। तो अधोमुखी सिद्धांत हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, प्रॉक्सिमो डिस्टल किसको बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, विकास केंद्र से बाह्य की ओर होता है। कहाँ होता है, केंद्र से बाह्य की ओर, नियर टू फार होता है। जहाँ पे विकास केंद्र से बाह्य की ओर हो, वो वहाँ क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि नियर टू फार। पहले केंद्र का विकास होगा, फिर अंदर केंद्र से हमारे बाह्य की तरफ विकास होता है। यहीं पे ऑप्शन बी है, क्या है, सिर से पैर की तरफ। तो हमने आपको बताया था सिर से पैर की तरफ विकास वहाँ होता है, सफेलोकॉडल कहते हैं इसको, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, सफेलोकॉडल। सफेलोकॉडल में क्या होता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है, यानी कि हेड टू टॉय की तरफ। तो यहाँ अधोगामी सिद्धांत की बात हो रही थी, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल की बात थी। प्रॉक्सिमो डिस्टल में विकास कहाँ होता है, केंद्र से बाह्य की ओर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की द्वितीय कारण है। तो द्वितीय कारण हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, विद्यालय द्वितीय कारण है, किताबें द्वितीय कारण है, मीडिया द्वितीय कारण है, और जो माता पिता हैं वो क्या है, प्राथमिक कारण है। तो जिसमें हमारे तीनों मिल रहे हो वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन में हमारा करेक्ट होगा, पहला दूसरा तीसरा मिल रहे हैं, तो डी आंसर हमारा करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला, पियाजे के 4 चरण अलग हैं, जिसमें वो 4 चरण कौन से हैं, SPCF, यानी कि S से सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल और C से कंक्रीट ऑपरेशनल और F से फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये थे 4 चरण हैं। ये क्या है, 4 चरण हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 4 तत्व कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, और क्रियाशीलता यानी कि एक्टिविटी, और सामाजिक अनुभव यानी कि सोशल एक्सपीरियंस, और संतुलनता यानी कि इक्विलिब्रेशन। तो यही 4 तत्व हमारे पियाजे ने बताए हैं। तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं अगला ऑप्शन। भाषा संस्कृत, तो वाइगोस्की ने बताया है। दंड पुनर्बलन की कोई बात ही नहीं की गई, अन्वेषण ध्यान की भी कोई बात नहीं की गई। तो ऊपर के 4 तत्व हैं वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा में समूह में कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उनके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए। यानी कि रमेश ने जो कार्य दिया है उसमें बच्चे जो है प्रश्न का हल ढूंढ रहे हैं। तो
विद्यार्थियों को जो सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन कहता है उनके पुस्तकों में उत्तर नकल करके लिखवाने के लिए कहना। तो नकल करने की तो कोई सीटेट में बात ही नहीं की गई। उनके प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करना, तो ये तो अगला एक कार्य छोड़कर दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए, पहले कार्य को पूरा करना चाहिए। अगला देखते हैं, प्रश्न से संबंधित संकेत देना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेवी-वाइगोस्की में थ्योरी में बताया गया है कि बच्चा जहाँ किसी कार्य को करने में अटक जाए तो उसको जब हिंट देकर यानी कि संकेत के माध्यम से उसको यानी कि जहाँ पे टेम्परेरी हेल्प दी जाए वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी आंसर क्या करें, संकेत देना चाहिए जिससे बच्चा वो कार्य को कर सके। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। तो जटिल तो प्रश्न को बनाना ही नहीं है, तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे CDP के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसा आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।